अदालत ने 1947 से लेकर अब तक जिस हुक्मरान ने तोशाखाना से जो तहाइफ लिए उनकी तफसीलात डिटेल्स तलब कर ली हैं। अच्छा, इसके बाद इमरान खान साहब की घड़ी पर उठने वाला तूफान खामोश हो गया। वो तो पूरा अटैक करने मुझ पर आए थे आज बंदूकें लेके। वो शुक्र है वो पीछे से निकाल दिया। हम तो वायलेंट लोग नहीं है, हम तो बंदूकें नहीं रखते, कोई हमने तो पथराव नहीं किया। धांधली का जो मामला है वो किसी और तरीके से है। धांधली का मामला ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराह है वो आमतौर पर शिकस्त तस्लीम करते नहीं। लेकिन कानून तो मैं आपको जनरली बता दूं कि गैर कानूनी इक़दामात या ऑर्डर जो हैं वो फॉलो करने की पुलिस पाबंद नहीं होती। जो गैर आइनी या गैर कानूनी हो और लाकानूनियत को फर्दर करते हों या नेफेरियस एंड जो हैं उनको अचीव करने के लिए हों, एज ए टूल ऑफ हरासमेंट या टूल ऑफ इंजीनियरिंग इस्तेमाल करने के लिए हों, तो जाहिर है ऐसे ऑर्डर्स पुलिस को नहीं मानने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क भर में सियासी भूचाल है, अवाम का महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और हर रोज़ जन्म लेते नित नए बहरानों से बहुत ही बुरा हाल है। साजिश, बैरूनी मुदाखलत, रजीम चेंज के बाद इक़्तिदार में आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत ने जहाँ सियासी बेयकीनी को हवा दी वहीं मुल्की मशहद भी तबाह करके रख दी। और इस वक्त हुकूमत हो या अपोजिशन, इलेक्शन दोनों ही चाहते हैं, मगर हुकूमत जनरल इलेक्शन की हामी इस वजह से नहीं भरती। क्योंकि मुल्की जो हालात हैं और अवाम का जो अदम एतमाद है वो आड़े आ जाता है और ये अदम एतमाद और माशी तबाही रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अब ऐसे हालात में जनरल इलेक्शन में जाना सिर्फ सियासत पर मबनी नहीं होगा, बल्कि जो जमात भी मुल्क की बागडोर संभालना चाहती है उसे एक जामे मुआशी प्लान अवाम के सामने रखना होगा। मईशत कैसे बेहतर होगी ये बताना होगा। क्या तैयारी है, कैसे क्या प्लान है कि जिसके तहत मईशत बेहतर होगी। अब यही वजह है कि जनरल इलेक्शन की खातिर जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापसी के इम्कान जाहिर कर रही है, वहीं पे साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपनी मुआशी टीम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं ताकि सियासत के साथ साथ मुआशी जो हिकमत अमली स्ट्रैटेजी है उसको आइंदा इलेक्शन कैंपेन में शामिल किया जाए और आवाम को इस सूरत हाल से आगाह किया जाए। अच्छा, इमरान खान साहब ने वफाकी हुकूमत में मज़ीद दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया और इसीलिए इमरान खान साहब चंद रोज़ में पंजाब और KPK के लिए इंतखाबी मुहिम के मामला को भी हतमी शक्ल देंगे। अच्छा, ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब फरवरी के पहले हफ्ते में एक बार फिर से अवाम के दरमियान होंगे, जिसके ज़रिए वो पंजाब और KPK में भरपूर इंतखाबी मुहिम करेंगे। और वो तमाम तर लोग आज कहाँ हैं जो पहले इमरान खान साहब को असम्बलियों की तहलील का चैलेंज करते थे, अब अपने ही बयान से बाकायदा फिरे हुए नज़र आते हैं। इस हवाले से हमारा सेगमेंट है शर्म नहीं आती, देखिएगा। जी तो देखा आपने, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अच्छा, पंजाब असम्बली की तहलील के बाद अभी तक निगरान वज़ीर आला का नाम जो है वो फाइनल नहीं हो सका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK असम्बली भी तहलील कर दी है। और उधर लंदन एक बार फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का कह लें कि मरकज़ बना हुआ है और आइंदा चंद रोज़ में अहम जो सियासी वुज़रा हैं, शख्सियात हैं, वो भी लंदन जाएंगी, लंदन के लिए उड़ान भरेंगी, जहाँ से उन्हें जो आइंदा की हिकमत अमली स्ट्रैटेजी है और टास्क सौंपे जाएंगे। क्योंकि बज़ाहिर नून लीग की जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा, वो हुकूमती इक़दामात, सियासी शिकस्त, सूबाई असम्बलियों की तहलील और जो मुआशी तबाही है उस पर शदीद जो तहफ़्फ़ुज़ आते हैं वो रखते हैं। और अब बात ज़रा हम कर लेते हैं सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की, जिसके दूसरे मरहले में पोलिंग का जो अमल है वो तो पुरअमन तरीके से हुआ, मगर इसके बाद की जो सूरत हाल है वो बहुत बिगड़ती जा रही है। और वजह यह है कि जिन नताइज से जो छेड़छाड़ की ये वजह है और सिंध की हुक्मरान जमात को दीगर सियासी जमातों ने बाकायदा निशाने पर रखा हुआ है। और आज भी केमाड़ी DC ऑफिस पर पीपल्स पार्टी और PTI वर्कर्स में झड़प के दौरान मुतादिद लोग ज़ख्मी हो गए हैं और दोनों जमातों के कारकुनान ने DC ऑफिस के अंदर दाखिल होकर तोड़फोड़ की और झड़प के दौरान पथराव से जो मुतादिद सहाफ़ी हज़रात हैं वो भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें फुटेज बनाने वाले मुतादिद इदारों के कैमरा मैन भी शामिल हैं जो बहुत ज़ख्मी हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इन तमाम मामलात पर, मौज़ूआत पर, हालात व वाक़यात पर बात हमने दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली हैदर ज़ैदी साहब और उनके साथ हमें ज्वाइन किए सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माहिर कानून हैदर वहीद साहब ने और सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम साहब ने। आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
अच्छा जैदी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो विफाकी सूरत हाल है इस पर मैं ज़रा आगे जाके बात करती हूँ, लेकिन आज ही जो केमाड़ी डीसी ऑफिस में हुआ है, झड़प हुई, वजह क्या बनी और अब तक नताइज को फाइनल शक्ल आखिर क्यों नहीं दी जा सकी है? देखिए, 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। मेरे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो पिछले परसों रात से बैठे हुए हैं डीसी ऑफिस के सामने, आरओ के दफ्तर के सामने केमाड़ी। उनके पास फॉर्म 11 है 13 यूनियन काउंसिल की। केमाड़ी में 32 यूनियन काउंसिल है। जो आगे रिजल्ट तो 13 यूनियन काउंसिल के उनके पास डिफरेंट टाउन की उनके पास रिजल्ट है जिसमें वो जीते हैं। जो फॉर्म 11 होता है ना उससे अंगूठे का निशान भी होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जी। उनसे आरओ मिल नहीं रहा और तमाशा बनाया हुआ। वो वहाँ बैठे हुए थे। मैं कल गया, मैंने चेयरमैन साहब से मुलाकात की, सारा ब्रीफ भी किया। मैं सुबह वापस आया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा मैं जाके उनसे मिलता हूँ। जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे किसी को पता, शायद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं उधर जा रहा हूँ। तो वहाँ पे जब मैं अंदर गया तो हमारे भी बहुत सारे लोग थे जो कारकुनान हैं, MPAs हैं हमारे। सईद आफरीदी वहाँ था, हमारे MNA सैफ महसूद जो कराची के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वो भी वहाँ थे। और भी कारकुनान थे, टाउन के नाज़िमीन थे, कैंडिडेट थे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इलेक्शन लड़े, वो रिजल्ट लेके बैठे हुए थे। तो मैंने कहा मुझे समझाओ। तो जब मैं देख रहा था तो मुझे बता रहे थे कि यार ये हमारे पास फॉर्म 11 है और ये हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है और रिजल्ट अंदर बदल रहा है और जो दे रहा है वो गलत दे रहा है। तो उतने में वहाँ मीडिया भी बहुत सारा था। तो मीडिया ने कहा हमसे बात कर ले, तो हमने कहा अंदर जाके हम बात कर लेते। अब हम खड़े हुए थे और मीडिया वहाँ पे लगाने के लिए अपनी कैमरा TSNG लाइन जो भी करता है, उधर से उन्होंने जी नारेबाजी शुरू की। कोई पीपल्स पार्टी के कोई थे, कोई 200-300 लोग आए, उधर से उन्होंने नारेबाजी शुरू की और पथराव शुरू कर दिया। आपके बोल आपका सारी फट गया और 1-2 मीडिया वालों को हेलो ठीक है जदी साहब, हमारे कारकुनान को लगा। जदी साहब आपका पॉइंट ले गए कमरे में, ठीक है, और कमरे में डाल के मुझे ले गए। उन्होंने पीछे से मुझे एस्केप करा दिया। अब हमारे जो लोग बाहर थे इसलिए एस्केप कराया। उन्होंने मुझे आके बताया कि वो असले के साथ भर के असले के साथ अंदर आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा प्लान अटैक करने आए थे। मेरे साथ मुबीन जतोई था जो सिंध से हमारे GS है, संजय गजवानी था, MPA था, बहुत सारे हमारी सोदेदारान MPAs, वो तो पूरा अटैक करने मुझ पर आए थे आज बंदूकें लेके। वो शुक्र है वो पीछे से निकाल दिया। हम तो वायलेंट लोग नहीं है, हम तो बंदूकें नहीं रखते कोई, हमने तो पथराव नहीं किया। अब ये मेरे सुनने में आया कि सोने पे सुहागा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सारा काम डायरेक्टली पुलिस वहाँ खड़ी तमाशाई बनी हुई उनकी निगरानी में हो रहा था। ये पुलिस प्रोटेक्शन के लिए है कि क्या ये पूरी सरदारी की वो प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स बन गई है उनके गुंडों की। अटैक उधर कर, अच्छा अब कह रहे जी वो इन सारों के ऊपर हम वो काटेंगे। हम यानी कि मार भी हम खाए, अटैक भी हम पे हो और हम पे आप FIR भी इधर हमारे लोगों पे काटे। ये कुछ बनाना रिपब्लिक का स्टापो क्या बन गया ये कहानी, कुछ समझ नहीं है किसी को कि हो रहा क्या है इस मुल्क में। वो रिजल्ट मांग रहे हैं यार, आप बैठ के रिजल्ट दे दो ना, मैच कर लो, अगर नहीं है तो बता दो भाई नहीं है। ठीक है। और रिजल्ट जब बना रहे हो, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर का गोठा लगा हुआ है, हाउ आर यू डूइंग दिस? तो ये तो बिल्कुल आप ठीक है जी, ये जानते हैं। ठीक है, इस पे मैं कमेंट लूंगी। सिंध के एक बहुत ही बड़े लॉयर हैं, बल्कि अगर मैं नंबर 1 लॉयर कहूँ तो गलत नहीं होगा, और तजियाकार भी हैं, हैदर वहीद साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। उनका भी पॉइंट लेती हूँ। फिर हबीब अकरम साहब आपकी तरफ आती हूँ। सीनियर एनालिस्ट है, हर खबर पर नजर रखते हैं, बड़ा एक बैलेंस्ड एनालिसिस करते हैं हबीब अकरम साहब। हैदर वहीद साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि अली जैदी साहब को आपने सुना, ये सियासतदान हमारे लिए एक रोल मॉडल भी होते हैं, TV पर आते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत करना, जैसा कि अली जैदी साहब ने अपनी ज़बानी आपको बताया, उसके बाद वो कह रहे हैं पुलिस भी वहाँ खड़ी तमाशाई बनी हुई थी, तो पुलिस का काम होता है तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन पुलिस वहाँ पे खड़े होकर ये सब देखे और ये करे, तो इस पर क्या कहता है कानून? देखिए, कानून तो मैं आपको जनरली बता दूं कि गैर कानूनी इक़दामात या ऑर्डर जो हैं वो फॉलो करने की पुलिस पाबंद नहीं होती, ना ECP होती है ना कोई और। तो अगर ऑर्डर्स इस तरह के मिले जो गैर आइनी या गैर कानूनी हो और लाकानूनियत को फर्दर करते हों या नेफेरियस एंड्स जो हैं उनको अचीव करने के लिए हों, या फिर पुलिस को एज अ टूल ऑफ हरासमेंट या टूल ऑफ इंजीनियरिंग इस्तेमाल करने के लिए हों,
तो जाहिर है ऐसे ऑर्डर्स पुलिस को नहीं मानने चाहिए। अब ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट जिसकी बात आप कर रही हैं इसका मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल ये बात है कि पुलिस जो है वो अपने दायरा कार में जो है वो ऑर्डर्स ले सकती है, और ये भी एक सवालिया निशान होता है कि वो किससे ऑर्डर लेगी। वो सियासी लीडरान से ऑर्डर्स लेने की मजाज तो ऑब्वियसली नहीं है, वो तो अपने रैंक्स में ही जो ऐसे ऑर्डर लेती है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जब पाकिस्तान की सर्विस में आता है तो उसको ये इस चीज़ का तकाजा करना चाहिए कि वो पाकिस्तान की सर्विस में है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सर्विस में नहीं है, और बल्कि किसी हुकूमत को भी सियासी तौर पर फ़ायदा देने के लिए नहीं है। तो ये मामला जो हैं ये इस तरह से हमेशा देखने चाहिए। ठीक है, हबीब अकरम साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। आपने दोनों मेहमानों को सुना। हबीब अकरम साहब, ये आपकी एक तो राय की जो ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है, और उसके बाद बाकी पुलिस कहाँ से ऑर्डर्स लेती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तवील अरसे से इक़्तिदार में है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम तौर पर जब भर्ती की पुलिस में हो या किसी भी हवाले से किसी भी हुकूमती डिपार्टमेंट में हो, तो वो आम तौर पर ऐसे लोगों को भर्ती करती है जिन्हें शायद भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ पे पर्सनल लॉयल्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं खुद भर्ती के प्रोसेस के ऊपर। तो लिहाजा पुलिस के बारे में ये कहना कि सिंध की जो पुलिस है वो कुछ इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि सिंध की पुलिस जो है वो आमतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही काम करती है। दूसरी बात यह है कि जो कराची में और हैदराबाद में जो इलेक्शन हुआ, कराची के अंदर जहां स्ट्रक्चरल कुछ एतराज़ात हैं कि बाज़ इलाकों के लिए यूनियन काउंसिल्स जो है उनकी तादाद बढ़ा दी गई और बाज़ इलाकों में कम कर दी गई आबादी के तनासुब से, तो लिहाजा एक बुनियादी तौर पर इस जेरीमेंडरिंग के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंश्योर किया कि हल्का बंदी में ही अपने आप को जितवा लिया जाए। तो लिहाजा जहां रही सही कसर थी, वहां अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ है, बल्कि जमात इस्लामी भी मुसलसल एतराज़ कर रही है, और जमात इस्लामी के लोग भी यही दावा कर रहे हैं कि उनके पास कुछ रिजल्ट्स मौजूद हैं जो फॉर्म 11 के ऊपर हैं, लेकिन जो मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर है या इलेक्शन कमीशन है वो उनकी बात नहीं सुन रहा। लेकिन अब 23 को अब इलेक्शन कमीशन ने कम से कम जमात इस्लामी के जो एतराज़ करता 6 यूनियन काउंसिल्स हैं उनके ऊपर तो एतराज़ात सुनने का फैसला किया है। अब देखते हैं कि उसमें से क्या नतीजा निकलता है। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की हाई हेडेडनेस जो है इस इलेक्शन में बड़ी वाज़ेह सामने आई। ठीक है जी, ज़ैदी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। अच्छा, विफाक की तरफ आ जाते हैं अली ज़ैदी साहब। तो ज़ैदी साहब, आपको भी मुबारक हो, आपका नाम भी उन 35 खुश नसीबों में शामिल है जिनके इस्तीफ़े कबूल हो गए हैं। अच्छा, स्पीकर साहब ने चंद दिन पहले फरमाया था ज़ैदी साहब के फ़र्दन अरकान जो असम्बली हैं उनसे पूछकर इस्तीफ़े कबूल करूँगा। तो आप तो काफ़ी दिनों से कराची में, तो स्पीकर साहब फिर यकीनी तौर पर आपके घर आए होंगे पूछने। देखिए, एक साथ हमने इस्तीफे दिए थे, इन्होंने पहले 9 इस्तीफे कबूल किए, उनसे भी नहीं पूछा, तो अभी हमसे भी नहीं पूछा। हम तो देखे बैठे हैं, हमें तो अप्रैल से तनख्वाह वनख्वाह नहीं मिल रही है, तो ये तमाशा लगा के बैठे हुए हैं कि जी वो ये डरते हैं खौफ से कि जी वो सारे एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर सारा इलेक्शन होगा। गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अगर हमने तो दे दिए थे इस्तीफे, बल्कि मैं तो लेटर मेरे पास आया कि आप आके बताएं, मैं लेटर का जवाब भी नहीं दिया, मैं तो किया भी नहीं, तो फिर आपने कैसे, अगर आप मुझे पहले मैं कहना चाहता हूँ मेहरबानी आपने कर लिया इस्तीफा कबूल, हमें कोई, हम तो बैठे हैं छुट्टी पे इलेक्शन से सीट से इस्तीफा देके, आपने तो खत लिखा था, वो खत भी हमारे पास है। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये तो बिल्कुल यहाँ कोई हैदर भाई साहब ने बात की कानून की, क्योंकि वो कानूनदान है, उसी की बात करेंगे। यहाँ सिंध में कोई कानून कोई नहीं है, यहाँ जरदारी माफिया है, यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ रूल ऑफ माइट है। जंगल जस्टिस में भी कोई जस्टिस होता है, यहाँ सिर्फ माइट, रूल ऑफ माइट है। जो वो कह देंगे, जो इनके मिनिस्टर हरकतें कर रहे हैं, जो यहाँ तमाशा हो रहा है, जो यहाँ करप्शन हो रही है, कोई एक चीज मुझे जरा समझा दे। जेरीमेंडरिंग की बात की उन्होंने, बिल्कुल ठीक बात की, हमने भी उसके ऊपर उठाया था। उसके बावजूद अभी 6 की बात की है ना, आज मेरे पास 39 यूनियन काउंसिल्स है और भी आ रही है जिनके फॉर्म 11 के जो टैली टोटल है वो उससे बिल्कुल बरक्स है जो फॉर्म ए में अपेंडिक्स में लगाया हुआ। तो गिनती नहीं आती कि आरओ को, यानी कि वहाँ एक जगह 1248 के लिखा हुआ है और उनको 702 मिले, उन्हें डंडा लगा दिया 7 के आगे 1702 कर दिया, अब आप जाए।
हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए यूसी के लिए। कौन सा बेचारा यूसी का कैंडिडेट या कानून के पीछे भागता फिरेगा? हम जब ईवीएम की बात करते थे इसीलिए करते थे, हम तो इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते थे। ये जो हैंडलर्स हैं और ये जो सारे लोग हैं, ये सियासी जमातें बाकी, ये तो चाहते ही नहीं है, बिकॉज कंट्रोल यहाँ से निकल जाता है। दे वांट टू कंट्रोल द कंट्री। पब्लिक मैंडेट के खिलाफ दुनिया में कोई कौम मुझे बता दे, कोई लीडर बता दे, फिरौन इंक्लूडेड, जब आवाम खड़ी हो गई वो भी मारा गया। ये पब्लिक के मैंडेट को आप चोरी, यू कांट गो अगेंस्ट द टाइड। कोई हुक्मरान ऐसा नहीं है जो कि टाइड के खिलाफ जाके, लेकिन होता क्या है, इनकी तो बारी आ जाएगी तो ये तो वैसे ही फारिग हो जाएंगे, इनकी अल्टीमेटली आएगी कि ड्यूरिंग दिस टाइम जो मुल्क का नुकसान हो रहा है, जो इधर अवाम का बुरा हाल हो रहा है, जो तबाही हो रही है मईशत की, जो हर चीज की तबाही है, उसका कौन जिम्मेदार होगा? एरोगेंस पे लोग अपने और ईगो प्रॉब्लम्स बना के पर्सनल वॉर बनाई हुई है। भाईजान, ये पर्सनल किसी का मुल्क नहीं है, ये सबका मुल्क है। तो इसको पर्सनल बैटल ना बनाए, एरोगेंस ना करे। ये जंग नहीं हो रही दो लोगों में कि मैं जीत के दिखाऊंगा। ये पब्लिक की मैंडेट की बात हो रही है, पब्लिक का ओपिनियन की बात हो रही है। एक ही दुनिया में रास्ता है पब्लिक ओपिनियन लेने का, वो है अवामी आम इंतखाबात। वो करवाए। ये तो लोकल बॉडी इलेक्शन में तमाशा इतना लगाते हैं, क्या आम इंतखाबात कराएंगे? तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद है। हबीब अकरम साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। ब्रेक से पहले बात हो रही थी बल्दियाती ये जो इंतखाबात के हवाले से, वहाँ पर जो सूरत हाल हुई, फिर पुलिस के किरदार के हवाले से भी अली जैदी साहब ने खुलकर बड़ी बात की। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि अब ये बल्दियाती इंतखाब में सारी कली खुल के रह गई है, तो फिर जनरल इलेक्शन में क्या होगा? जिस तरह इलेक्शन कमीशन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया पाकिस्तान की एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी PTI की जानिब से, और उनकी जो जानिबदारी गैर जानिबदारी जो है सबके सामने है, बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने खुद ही सबूत दे दिए, खुद ही मोहर लगा दी कि शायद उन पे लगने वाले इल्जामात किसी हद तक दुरुस्त हैं। देखिए, जहां तक जनरल इलेक्शन का ताल्लुक है तो वो मामला कुछ अलग होते हैं। उसकी वजह यह है कि जनरल इलेक्शन में कोई भी हुकूमत नहीं होगी और निगरान हुकूमत होगी। तो जाहिर है निगरान हुकूमत की मौजूदगी में इलेक्शन जब होगा तो उस वक्त पुलिस का रवैया कुछ मुख्तलिफ होता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रवैया मुख्तलिफ होता है। इसी तरह एक चेक एंड बैलेंस के लिए खुद इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा होता है और फिर पूरे मीडिया की नज़रें एक सीट के ऊपर होती हैं, तो लिहाजा वहाँ पर तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी धांधली का शोर हमेशा पड़ता है हबीब अकरम साहब। मैंने तो अपने होश में हर इंतखाबात के बाद धांधली का रोना जरूर सुना। देखिए, धांधली का जो मामला है वो किसी और तरीके से है। धांधली का मामला यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराह है वो आम तौर पर शिकस्त तस्लीम करते नहीं है। जमहूरियत में तो होता ही है कि दुनिया भर में जहां पार्लियामेंट की जमहूरियतें हैं वहां पे हारने वाली पार्टी का सरबराह जो है वो अपनी पार्टी के सामने जवाबदेह होता है और कहते हैं तो और अगला अपना लीडर मुंतखब कर ले, तो आमतौर पर उसे ही कंटिन्यू किया जाता है। तो हमारे लीडरों में तो ये इतनी हिम्मत भी नहीं है ना कि वो अपनी शिकस्त मानने के बाद, अगर वो इलेक्शन में लीड कर रहे हैं तो शिकस्त मानने के बाद अपनी पार्टी को कहें कि जनाब देख लीजिए मैं आपको मेरी गलती है तो अब आप अपने कोई लीडर दूसरा मुंतखब कर ले। लेकिन हमारे यहाँ तो इसलिए हमेशा से एक ही बात की जाती है कि चूंकि मैं हार गया हूँ लिहाजा मैं जालसाजी से हारा हूँ। लेकिन जहां तक बल्दियाती इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शन खालिस्तान हुकूमतें कराती हैं और वो भी सूबाई हुकूमतें। तो इस बल्दियाती इलेक्शन में जो सिंध में हुआ है, कराची और फैसलाबाद में, तो इस पर तो बड़े एतराज़ात हैं। ठीक है, बड़े एतराज़ात है। ठीक है रिजवानी साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। ये जो लंदन में सुना है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग चल रही है, राना साहब को भी बुला लिया गया है और कुछ पहले से वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं मियाँ साहब वहाँ से आप लोगों को? डजंट मैटर जी, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ ना, पब्लिक इनके साथ नहीं है। ये सिर्फ अपने ओहदों का फ़ायदा उठा के जो इलीट कुछ यानी कि 100-200 लोग पाकिस्तान के, और ये गेम उधर से चल रही है। फायदे में मैं आपको बता रहा हूँ, हर जगह रिजल्टमेंट है इसका, हर जगह रिजल्टमेंट है इसके खिलाफ। मुल्क की तबाही के बिल्कुल ये ब्रिंक पे लेके आ गए, यानी कि इम्प्लोड इकोनॉमिकली तो आप इम्प्लोड हो रहे हैं ना। आपकी तो 5,000 10,000 की एलसी खोलने की भी आपको, वो बेचारे धक्के खाते घूम रहे हैं। छोटा इम्पोर्टर जो एक्सपोर्टर है वो भी धक्के खा रहा है,
क्योंकि उसको छोटी छोटी टेलेक्स ट्रांसफर टीटियां करनी होती है 2000-2500 की, वो जो बार कोड मंगाने होते हैं, या वो जो लॉक जो नहीं होते, वो जो एंटी थेफ्ट जो लगते हैं डिवाइसेस कपड़ों पे लगते हैं छोटे छोटे, वो सारे वो बेचारे माल बना के टंगा के कहते हैं वो 2,500-3,000 हज़ार की एलसी क्या वायर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एक बड़ा तमाशा हो रहा है और ये मुल्क में, और ये बहुत खतरनाक तरफ मुल्क को लेके जा। ठीक है। अच्छा हैदर भाई साहब हमारे साथ अगर मौजूद हैं, तो हैदर भाई साहब कि नवाज शरीफ साहब कम से कम अभी तो वापस नहीं आ रहे, सुनने में आ रहा है कि फिर उनका मूड बदल गया है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर वो वापस नहीं आते तो जनरल इलेक्शन भी ताखीर का शिकार रहेंगे, या फिर मरियम नवाज साहिबा से इलेक्शन मुहिम करवा के वो जनरल इलेक्शन का रिस्क ले सकते हैं? देखिए, जनरल इलेक्शन का तो इस चीज से ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि वो कब आ रहे हैं। वैसे वो बड़े लीडर हैं, 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, और उनको आ जाना चाहिए वापस, उससे काफी तकबीयत मिलेगी, और एटलीस्ट जो उनका बेस है वो डेफिनेटली मुनज़्ज़म भी होगा और मोटिवेट भी होगा, और जो वोटर उन्होंने अगर कुछ लूज किए हैं तो वापस आने का भी सोच सकते हैं। तो उनका आना आई थिंक उनकी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पार्टी की यूनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, हबीब अकरम साहब आपकी तरफ आती हूँ। अभी जो पंजाब असम्बली केपी के असम्बली तहलील हो गई है और बहुत से लोग चैलेंज करते होते थे खान साहब को कि असम्बली तहलील करके दिखाएं, अब वो उनकी जो उनके ऊपर जो गुजरी है या पड़ी है गुजरा, उसके बारे में भी थोड़ा आप बताइएगा, आपकी क्या इसके बारे में एनालिसिस है। और जो कौमी असम्बली की मुताबिक सीटें खाली हुई हैं, मईशत की सूरत हमारे सामने है हबीब अकरम साहब, मुल्क मईशत तौर पर किस हाल से गुजर है, तो ये जो बाई इलेक्शन का होना आपको नहीं लगता खजाने पे बहुत बड़ा बोझ होगा, आवाम से धोखा भी होगा किसी तरह से? तो बाकी जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए मामलात को, इनको क्या घबराहट है? देखिए, जितनी सूबाई असम्बलियां, जब 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं और ये इलेक्शन का साल है, यानी 2023 में अगर ये असम्बलियां ना भी तोड़ी जाती तो सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन तो होते, तो लिहाजा अब जब 2 असम्बलियां तोड़ दी गई हैं तो इस सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है। आप मुल्क के तकरीबन 65% हिस्से में दस्तूर के ताबे जो इलेक्शन है वो आप करवाएंगे, यानी इन असम्बलियों की मुद्दत जो है वो दस्तूर में लिखी हुई मुद्दत यानी 5 साल के लिए होगी, तो 2 सूबाई इलेक्शन आप इस तरह करवा लेंगे। तो उसके साथ अब आपको, अगर आप चाहें, नो डाउट दस्तूर में ऐसा ही लिखा हुआ है कि अगर 35 इस्तीफे कबूल किए गए हैं तो 35 नशिस्तों के ऊपर ही इलेक्शन करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्या इन 35 नशिस्तों पर इलेक्शन करवाने से या सूबाई इलेक्शन करवाने से क्या मसला हल हो जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे दस्तूर के मुताबिक जो वफाकी हुकूमत है उसने मुआशी प्लानिंग करनी है, उसने ठीक है सही फंड्स कैसे इस पर्टिकुलर कैफियत में हम देख रहे हैं कि जहां पे एक तरफ पॉलिटिकल सिचुएशन है वो वफाकी हुकूमत को कुछ नहीं करने दे पा रही, और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के अंदर जो उसकी खजाना की टीम है वो इतनी नालायक है कि उसे कुछ समझ भी नहीं आ रही कि इस सूरत हाल से निकलना कैसे है। तो इन सूरत हाल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका इन्हें समझ में आया, वो है मांगना। वो तो मांग रहे हैं। दूसरी बात है, IMF के पास जाना एक मुश्किल फैसला है। इस हुकूमत ने दावा किया था हम मुश्किल फैसले करेंगे, मुश्किल फैसला तो कोई नहीं किया। IMF के पास जाना एक मुश्किल फैसला है, चाहे IMF के पास जाए ताकि ये वॉशिंगटन जो है इससे ठीक है जी, ठीक है। अली जैदी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप सियासतदान हैं, आप मुल्क के हालात को भी समझ रहे हैं, बाकायदा ये बात बच्चे को समझ आ रही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इम्पॉसिबल है, नहीं आ सकती है। तो इन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है? नारा तो लगा कर आए थे, PDM में इत्तेहाद बना था जी, महंगाई मुकानी है, महंगाई को ख़त्म करना है। इमरान खान ने जो वादे किए वफा नहीं हुए, बेचारी अवाम मरे जा रहे थे अवाम की मोहब्बत में, अब प्रैक्टिकली खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई बॉम्ब गिरते चले जा रहे हैं अवाम के ऊपर। फिर आगे अब सिचुएशन को समझ लें, अब सूरत हाल को समझ लें कि हम मुतहम्मिल हो सकते हैं। हमारे जो मुल्क के माशी हालात हैं सबके सामने हैं, ये चाह क्या रहे हैं? फिर जनरल इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? देखें, सिंपली इनका जो एजेंडा था ना वो 3 लेवल पे एजेंडा था। पॉइंट नंबर 1, एजेंडा नंबर 1 पे था कि किसी तरह ये हटा के और वापस आए, हटा के इमरान खान को साहब की हुकूमत, और ये वापस आए। और 1 पॉइंट एजेंडा पहला क्या था, अपने नैब के केसेस को विड्रॉ कराए और नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम लाए ताकि सारी करप्शन पुरानी इनके बचा के कर रहे थे। ये उन्होंने बड़े सक्सेसफुली अचीव कर लिया। सारे केसेस माफ,
जरदारी के केसेस भी माफ, जवाज के केसेस भी माफ, जो बंदे थे उन सारों को हार्ट अटैक हो गया, यानी कि FIA वाले को हो गया, वकील साहब को हो गया, वो मकसूद चपरासी को हो गया, हर एक को हार्ट अटैक हो गया। वो सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, इनको कैसे हार्ट अटैक हो गए, और इनके सारे केसेस माफ हो गए, विटनेसेस को भी हार्ट अटैक हो गया। अल्लाह खैर, सारी करप्शन इनकी सफेद हो गई, जैसे कि ये कोई खानदानी रईस है। इनकी रियासत, इनकी खानदानी जो बैकग्राउंड है ना, ये थोड़ा सा भी कोई थोड़ी सी स्टडी कर लेना, इनको सारा पता चल जाएगा किस परचून की दुकान से निकले हुए ये लोग हैं और आज कहाँ एवन फील्ड में अपार्टमेंट लेके रोल्स रॉयस और बेंटलीज में घूम रहे हैं। एवरीबडी वुड नो कि ये है कौन। दूसरा एजेंडा इनका क्या था? ठीक है, और पैसे कैसे कमाने, जी, और पैसे कैसे कमाने। मैं आपको बता रहा हूँ कितने कमाने इन्होंने, एक दिन तो कब्र में जाने में कहाँ ले जाएंगे साथ, कितने मजीद कमाने इन्होंने, बस कर देना अब ये देखे ना, ये तो फिर कभी, ये तो ग्रीड है, इसलिए तो ग्रीड के पसंद नहीं किया जाता, ना मजहब में ना सोसाइटी में। फिर ये तो आप कोई भी चीज की ज्यादतियां तो तबाही इन्होंने वो भी की है। तो देयरफॉर हर तरह से इन्होंने इसको नुकसान पहुंचाने की ठान ली है। और अच्छा, अब आप इनको इंडिपेंडेंटली ब्रेकअप कर लें। जरदारी इज ओनली इंटरेस्टेड जिन पे मेरी हुकूमत रहे, मैं जो मर्जी कर लूँ, जिसके आगे झुकना पड़े, जिसके जूते चाटने पड़े, जिसको जो मर्जी करना पड़े, मुझे सिंध दे दो ताकि मैं यहाँ लूट मार करता रहूँ। नवाज शरीफ वो पंजाब, वो तो फारेगी हो गया वहां से, उसके बाद कुछ है नहीं। बलूचिस्तान का कोई और फिक्र नहीं करता। हमारे सूबा सिंध की माजरत के साथ जो हालात है, वो जो पंजाब में लोग हैं उनको, मैं यहाँ से लाहौर जाता हूँ, मुझे लगता है मैं किसी को कराची से लाहौर जाऊँ ना तो ऐसा लगता है कि किसी पता नहीं और ही मुल्क में आ गए, क्योंकि वहाँ हर चीज एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है, रोडें बनी हुई है, जो कुछ भी है वो परवेज लाई का शुरू किया हुआ। बात यह है कि जो भी चीफ मिनिस्टर आया उसने लाहौर को ओन किया। हमारे यहाँ जो भी चीफ मिनिस्टर आया सिंध में, उसने सिर्फ कराची को नुकसान पहुंचाया और माल बनाया यहाँ पे। सर ये फर्क है, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है यहाँ से। ठीक है जी। आपको ये एक बात मैं बताऊं, ठीक है हैदर साहब, मैं आपको एक बात, मेरी आखिरी बात, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। प्लीज। दादू में जी दीजिए। मुराद अली शाह अपने घर की यूनियन काउंसिल हार गया, क्योंकि वो समझ रहा था एरिकेंस में कि कोई नहीं हरा सकता। वहां पे किसी SUP ने हरा दिया, सिंध यूनाइटेड पार्टी। ठीक है, लेकिन बिलावल को ये लोग मुस्तकबिल का वजीर आजम जरूर समझते भी हैं और इनको लगता है कि ऐसा होगा। अमेरिका का समझ ले, उसको हम क्या कर सकते हैं, वो उसकी मर्जी है। मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी वही है। अच्छा हैदर भाई साहब, आपका मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी। कानून सबके लिए बराबर होगा, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम ख्वाहिशमंद है कि ऐसा हो। क्या हम कभी देखेंगे कि कानून सबके लिए बराबर होगा, अमीर गरीब के लिए? क्या आप उससे पूछ रही हैं हैदर भाई साहब? देखें, ये कि कानून सबके लिए यकसा हो, ये तो एक आईनी हक है सबका कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज सारों को हासिल हो। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से हमारा माशरा चलता आया है और हमने देखा है जिस तरह से हमारा मुल्क बनने के बाद भी इवॉल्व हुआ है, तो 0.1 या 1% जो है उनकी हुक्मरानी तो रही है, लेकिन पॉलिसीज भी और जो प्रायोरिटीज हैं और जो पर्पस नजर आया बदकिस्मत की, तो उनको सर्व करने का ज्यादा नजर आया है। अगर हम अपनी कुछ फंडामेंटल चीजें देखें तो हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल एलीट कैप्चर जो है वो हम देखेंगे कि एक इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन है 99% का, वो चांस नहीं होता। यहाँ पे ना सोशल, ना इकोनॉमिक, ना फाइनेंशियल मोबिलिटी है। एक जगह आप पैदा होते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि सरमाया मिलेगा और आप अपने हालात बदल के जो है वो एक दूसरे तबके में जा सकेंगे माशरे के। तो हमने देखा यही है कि वही शुगर मिलें हैं, वही टेक्सटाइल हैं, उन्हीं को सस्ती गैस, सस्ती बिजली हमेशा से मिलती आई है। हालांकि वो इनपुट्स में इंपोर्ट करते हुए ज्यादा डॉलर खर्च कर देते हैं और शायद एक्सपोर्ट में कमाते कम है। लेकिन वही बात है कि मिडिल क्लासेस को और लार्जर मासेस में को फ्री अप नहीं किया गया कि उनके टैलेंट्स और स्किल्स से मुल्क फायदा उठा सके। और कुछ ऐसे सेक्टर्स IT है वगैरह हैं जहाँ पे हम कर सकते थे, खोल सकते थे हमारी लेबर फोर्स को, हमारी स्किल्ड वर्कर्स बना के, या ऑनलाइन भी जो है पैसे कमाने के मामला जो है डॉलर कमाने के हम कर सकते थे। लेकिन मासेस के हवाले से वो तवज्जो नहीं रही है यहाँ पे, और आई थिंक यही चीज है जो जमहूरियत वो तवज्जो नहीं रही है। ठीक है, मेरे पास आखिरी 1 मिनट आपकी इजाजत से हबीब अकरम साहब का मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। हैदर साहब, हबीब अकरम साहब आपका लास्ट कमेंट।
देखिए, अब पाकिस्तान को इस वक्त इलेक्शन की जरूरत है। पाकिस्तान इस वक्त ज्यादा इस हवाले से यहाँ पे ये नहीं सोचा जा सकता कि हम लॉन्ग टर्म क्या कि यहाँ पे अहम तरीन बात है कि इलेक्शन हो। ठीक है जी, हम भी आगे बढ़ते हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी, ब्रेक करेंगे। तोशा खाना में किस किस ने कितने कितने तोहफे लिए और अब इमरान खान साहब के सर से तलवार क्यों हटा दी गई? जो तनकीद के नश्तर हर वक्त बरसते रहते थे इमरान खान साहब पे, अब सब खामोश क्यों हो गए? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान की घड़ी के मामले को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बनाने वाली पीडीएम हुकूमत अपने बयानिए से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि अदालत ने 1947 से लेकर अब तक जिस हुक्मरान ने तोशा खाना से जो तहाइफ लिए उनकी तफसीलात डिटेल्स तलब कर ली हैं। अच्छा, इसके बाद इमरान खान साहब की घड़ी पर उठने वाला तूफान खामोश हो गया, हुकूमत वज़रा की ज़बानें भी खामोश हो गईं। तोशा खाना में कब किस हुक्मरान ने क्या कुछ लिया, इसकी तफसीलात मुकम्मल तौर पर तो कौम के सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता जो रिकॉर्ड मुयस्सर है उसके मुताबिक ज़रा सुनिएगा, 1980 में जनरल ज़ियाउल हक साहब ने तोशा खाना से 122 तहाइफ लिए और साथ लेकर गए। उनके दौर में वज़ीर आज़म हुआ करते थे मोहम्मद खान जुनेजो, वो 304 तोहफे अपने साथ लेकर गए। साबिक सदर गुलाम इसहाक खान साहब 88 तोहफे 88 तहाइफ अपने साथ लेकर गए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 174 तहाइफ तोशा खाना से अपने साथ लेकर गईं। नवाज शरीफ साहब अपने पहले दौर में 75 तोहफे लेकर गए। साबिक सदर फारूक लगारी साहब 114 तहाइफ अपने साथ लेकर गए। साबिक सदर रफीक तारड़ तोशा खाना से 73 तहाइफ लेकर गए। साबिक वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली अपने साथ 110 तोहफे लेकर गए। चौधरी शुजात साहब जो 2 से 3 महीने के लिए वज़ीर आज़म बने थे, सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए, जिसमें उनको 9 तोहफे मिले और वो 9 के 9 अपने साथ लेकर गए। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब 515 तोहफे अपने साथ लेकर गए। शौकत अजीज़ साहब 1126 यानी 1126 तोहफे अपने साथ लेकर गए। तोशा खाना के तहाइफ की तफसीलात ना देने का फैसला भी नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था, जिसमें उन्होंने कानून बनाया था कि तोशा खाना से लिए गए तोहफों की मालूमात एक कौमी राज जैसी हैं और इसके लिए उनको बताया नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान के वज़रा आज़म, सदूर और ब्यूरोक्रेट्स को बैरून मुमालिक दौरों जो तहाइफ मिलते थे वो तोशा खाना में जमा करवाए जाते हैं और इन्हीं हुक्मरानों ने ये कानून बनाया कि जी वो किसी भी मुल्क की जानिब से जो मिलने वाले कीमती तोहफे हैं, तहाइफ हैं, उनका 10% देकर घर ले जा सकते हैं। यानी अगर आपको 1 करोड़ का तोहफा मिला तो 10 लाख देकर बाकी 90 लाख आराम से घर ले जाएं। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वालों में परवेज़ मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और शौकत अजीज़ साहब जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2004 के बाद ये रिपोर्ट करना ही बंद कर दिया था कि उन्हें किस मुल्क से क्या तोहफे मिले हैं, क्या तहाइफ मिले हैं। शौकत अजीज़ साहब जो हैं 1100 तहाइफ जिनकी जो मालियत है वो करोड़ों रुपए में थी, अपने साथ जो है बक्सों में भरकर लंदन ले गए। आसिफ अली जरदारी साहब को बतौर सदर पाकिस्तान 14 करोड़ मालियत से ज़ायद के तहाइफ मिले और वो सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख रुपए देकर यूएई के सदर की जानिब से मिलने वाली कीमती गाड़ियां जिनकी कीमत 10 करोड़ 78 लाख से ज़ायद थी, सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख रुपए देकर अपने साथ ले गए। इसके साथ साथ साबिक सदर मुख्तलिफ ममालिक से मिलने वाले 120 जो तोहफे हैं वो मुफ्त में लेकर गए। अच्छा, 1997 से 99 तक 97 तक नवाज शरीफ साहब ने तोशा खाना से 67 लाख जो हैं इतने रुपए से ज़ायद जो मालियत के तोहफे हैं वो सिर्फ 9 लाख रुपए में ख़रीदे। अच्छा, सऊदी अरब से मिलने वाली जो गाड़ी है जिसकी मालियत जो है वो 40 लाख रुपए से ज़ायद थी, वो सिर्फ 6,36,000 में अपने साथ लेकर गए। ये गाड़ी जो है ये 67 लाख के तहाइफ के अलावा थी। अच्छा, 1997 में तुर्कमानिस्तानी जो वफ्द है उसकी जानिब से नवाज शरीफ साहब को कीमती कारपेट का जो तोहफा मिला जिसको उन्होंने 50 रुपए में तोशा खाना से हासिल कर लिया। अच्छा, फिर 1997 की बात है, 97 की, जब कतर के वलीअहद की जानिब से दिया गया ब्रीफ केस मिला, वो सिर्फ 875 रुपए में अपने साथ लेकर गए। सही सुना आपने। अच्छा जी, 1999 में
नवाज शरीफ साहब ने सऊदी हुकूमत की जानिब से मिलने वाली 1,05,000 की जो राइफल है वो 14,000 रुपये अदा करके रख ली। अबू धाबी के हुक्मरान की जानिब से नवाज शरीफ और कलसूम नवाज साहिबा को कीमती घड़ियाँ तोहफे में मिली, जिनकी कीमत 3 लाख थी, और मियाँ साहब ने वो घड़ियाँ 5,000 अदा करके तोशाखाना से हासिल कर ली। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ साहब 4.25 करोड़ मालियत के तहफ़ सिर्फ 55 लाख रुपए में अपने साथ लेकर गए। अब सुनिएगा, उनमें जी ज्वेलरी सेट, पॉकेट वॉच, कारपेट, आर्ट म्यूज़ियम ऑफ शिकागो की जानिब से मिलने वाला स्कार्फ, लेदर बैग, नेकलेस और पिस्तौल शामिल हैं। जबकि शौकत अजीज़ साहब 25 करोड़ मालियत के तहफ़ सिर्फ 2.5 करोड़ में ले उड़े। और उन तहफ़ में ज़रा सुनते जाइएगा, हैरान होते जाइएगा क्या क्या शामिल था। बुनियानें शामिल थीं, जराबें शामिल थी, अंडरगारमेंट्स शामिल थे, स्कार्फ, ज्वेलरी बॉक्स जो हैं, हैंड बैग, और इसके अलावा हीरे, रोलेक्स की घड़ियाँ, ब्रेसलेट्स, कालीन, चीनी पांडे, मोतियों का हार था, नेकलेस, और बहरीन के वली अहद की तरफ से दी गई तलवार भी शामिल है। ये शाहखाना की कुछ डिटेल्स, कुछ तफसीलात जो अदालत के मांगते ही हुकूमत के आप देख लें कि हुकूमत खामोशी हो गई। बिल्कुल जो तूफ़ान था हुकूमत ने खड़ा किया हुआ था, वो जो तूफ़ान हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ स्पेशली खड़ा किया हुआ था, वो झाग की तरह बैठ गया। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।